नमस्कार साथियों। आज हम इस क्लास में एमपीपीसीएस के प्री का जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसके वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं उसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें सारे पीवाईक्यूज लगाइए। हम अभी तक तकरीबन 300 से 400 क्वेश्चन लगा चुके हैं, साथ ही उनके सभी ऑप्शंस को भी विस्तृत रूप से देख चुके हैं। इनसे आपको अवश्य फायदा होगा। और क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कल हमने संथाल विद्रोह के नायकों तक देख लिया था कि संथाल विद्रोह का नायक कौन था। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जी थे, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं, आप बताइए। अजंता नाम सुना है बहुत, अजंता में है। बाघ की गुफाएं नाम सुना है बहुत है। सांची ये भी है। बलसार कभी नाम सुना बलसार का? मैंने कभी नहीं सुना था, इसी क्वेश्चन में सुन रहा हूँ बलसार का नाम। इसलिए तो बौद्ध गुफाएं अजंता में भी हैं, बाघ में भी हैं, सांची में भी हैं, बट बलसार में नहीं है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफाएं एमपी में है, बाघ नदी के किनारे। और अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के किनारे। ये एक एग्जाम में बना है, इसलिए लिखिए अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के किनारे हैं। बाघ की गुफाएं एमपी में है। ये एक बाघमती नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है बाघमती, उसके किनारे है। और जो सांची है ये मेरे ख्याल से शायद बेतवा नदी के किनारे होना चाहिए। हाँ, बेतवा नदी के किनारे ये है सांची, ठीक है। सांची बेतवा नदी के किनारे, ये भी कहाँ है? एमपी में है, एमपी में है, ठीक है। और बताता हूं मैं आपको बाघ की गुफाओं के बारे, सॉरी अजंता की गुफाओं के बारे। इनका निर्माण हुआ था 200 ईसा पूर्व से, 200 ईसा पूर्व से गुप्त काल तक, यानी 600 ईस्वी तक। इसीलिए ये गुप्त काल की तो है, मतलब इसमें से जो 9वीं और 10वीं गुफा है ना, वो शुंग काल की है। बाकी सब गुप्त काल के आसपास की है, ठीक है। अजंता में 9वीं और 10वीं किसकी? शुंग काल की। बाकी सारी गुफाएं गुप्त काल के आसपास की। अजंता में गुफाएं कितनी हैं? इसमें है 29 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं हैं इसमें। अगर 25 तो हैं इसमें विहार कहते हैं, विहार, और 4 है चैत्य। अब आपको चैत्य और विहार में अंतर पता है? चैत्य क्या थे? ये प्रार्थना कक्ष थे। यहाँ जहां मतलब इन्होंने मंदिर वगैरह जैसा कुछ बनाया होगा, मंदिर तो नहीं बनाते थे, बट जो भी इनके अर्चना स्थल थे, पूजा स्थल थे, वो चैत्य कहलाते थे, विहार कहलाते थे इनके आराम करने के स्थल, जहां पर ये बैठते होंगे, आराम से रहते होंगे, जहां वो विहार कहलाते थे। और जहां ये पूजा अर्चना करते होंगे वो चैत्य कहलाते थे। तो 29 गुफाएं थी टोटल, उसमें से 25 विहार थे, 4 चैत्य थे। ठीक हो गया। इतना हमने सीखा अजंता की गुफाओं से। और बाघ की गुफाएं मैंने बता दिया, ये गुप्त काल की हैं, ये गुप्त काल की हैं और एमपी में है, और बागमती नदी के किनारे हैं जो नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए सांची के बारे में मैंने बताया, ये एमपी में है। ये भी शुंग काल के आसपास का ही है, शुंग काल के आसपास का। शुंग काल कब था? जब मौर्य वंश समाप्त हुआ तब पुष्यमित्र शुंग ने प्रारंभ किया था 185 ईस्वी के आसपास। शुंग फिर कण्व हम पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये भी 200 ईसा पूर्व के आसपास से मान सकते हैं आप। चलिए चलिए, इनमें आप कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी एक और प्रसिद्ध बौद्ध गुफा आती है हमारी एलोरा, बट वो केवल बौद्ध की नहीं है, उसमें हिंदू भी है और बौद्ध भी है और जैन गुफाएं, तीनों गुफाएं होती हैं एलोरा में। वो भी महाराष्ट्र में ही है, बट वो गुप्त काल की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, ये मैं कल आपको कह रहा था, ये अच्छा प्रश्न है, बशर्ते ये एमपी स्पेसिफिक है, बट हमारे काम में भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको 4 क्या बताए थे? प्लेटूज बताए थे, पठार बताए थे। क्या क्या बताए थे क्रम से बताइए। अगर सबसे पहले हमने मालवा का पठार देखा था, जो अरावली वाली रेंज में था, बनास नदी की एरिया में। मालवा नहीं, मेवाड़ का पठार जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेवाड़ का पठार राजस्थान में, अरावली वाली रेंज में, और बनास नदी यहाँ से गुजरती। मेवाड़ के बाद मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। क्या? मेवाड़, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड। अगर ऊपर से दक्षिण के क्रम में कहेगा तो यही क्रम है, अगर पश्चिम से पूर्व की क्रम में कहेगा तो फिर भी यही क्रम है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो बघेलखंड वाला एरिया है ना, यहाँ ये छत्तीसगढ़ की एरिया में पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, मैं आपको थोड़ा मैप भी ड्रॉ कर दूं, बट उतना अच्छा बनेगा नहीं यहाँ पर। ये हमारा राजस्थान है मान लिया जाए, फिर यहाँ से ये एमपी हो गया हमारा, ऐसे, फिर यहाँ से ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर हमने कहा मेवाड़। फिर यहाँ पे हो गया हमारा मालवा का पठार, यहाँ पे है मालवा, ये मेवाड़ है, हाँ ये वाला मेवाड़, ये मालवा। फिर ये बुंदेलखंड वाला पठार ये है, यहाँ पर है बघेलखंड, मैंने बताया। तो ये लोकेशन भूलेंगे कभी आप? देखिए छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बघेलखंड पहुंच रहा है, मेवाड़ पहुंच गया हमारा राजस्थान में, और मालवा और बुंदेलखंड है एमपी में,
अब मैप से ड्रॉ करके बता दिया तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता बहुत अधिक होती है। नहीं, उर्वरता ही तो नहीं होती इसमें। आप अगर कोई भी मिट्टी में कहें ना कि उर्वरता बहुत ज्यादा है, तो आप अमूमन उसे गलत मानिएगा। चाहे आप जलोढ़ मिट्टी का हो, चाहे आप काली मिट्टी का हो, कोई भी मिट्टी का हो, उर्वरता उसमें ह्यूमस वाला कंटेंट कम ही मिलता है उसमें, तो उर्वरता तो कम ही रहेगी। कितनी भी रहे, 100% तो हो नहीं सकती ना, तो अधिक होती है मतलब नहीं होती है। ठीक है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन और ये बहुत बार बनता भी। यहाँ पर है अरावली रेंज, यहाँ पर है विंध्यन रेंज, इसके बीच में है मालवा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अरावली और विंध्यन के बीच में कौन है, तो मालवा है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ये खास बात है। हाँ, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और काली मिट्टी बनती किससे है? बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। तो ये मालवा बना है बेसाल्ट चट्टानों से, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम बेसाल्ट चट्टान अमूमन दक्कन ट्रैप के आसपास ही पड़ते हैं। नहीं, मालवा भी है इसमें। गुजरात का काठियावाड़ वाला रीजन है जो, वहां भी है काली मिट्टी। ठीक है, तो मालवा में है काली मिट्टी। ठीक है, याद रहेगा ये आगे एग्जाम्स में भी बनेगा। बेसाल्ट चट्टानों से। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी किससे बनी होगी? ये ग्रेनाइट से बनी होगी। और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एमपी वाला एरिया है, एमपी का मैप कुछ ऐसा है। ये उत्तर पश्चिमी एरिया में कह रहे हैं। हाँ, यहाँ से क्या चंबल, सिंध, कितनी सारी नदियाँ जाती हैं, बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, इतनी सारी नदियाँ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा जलोढ़ मिट्टी बन जाती है हमारी। तो ठीक है, ये सारा अब देखते हैं अच्छे से। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल। अब ये तो चलो याद नहीं भी करोगे, बट याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, तो हाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। बट ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही कथनों पर हमें विचार करना था। तो पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सीखा इसमें से कुछ तो सीखा ना। काली मिट्टी का एरिया भी आपने विस्तृत रूप से देखा होगा। चलिए, अब ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। एक फैक्ट बता दूं यहाँ पर बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये मंदसौर है ना, जो मैं कुछ इस क्वेश्चन का नहीं बता रहा हूँ। मंदसौर का एक नाम दसपुर है, पता है? दसपुर। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम पढ़ते हैं जब स्कंदगुप्त का काल था, तो जो बुनकर थे वो कहाँ से जाने लगे? मंदसौर से। लता से मंदसौर स्थानांतरित हो गए थे। लता, गुजरात के लता से मंदसौर आ गए थे वो। और इस मंदसौर का नाम दसपुर है, और यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है। अगर आपको कभी दसपुर का सूर्य मंदिर कहे तो याद रखना वो मंदसौर ही है। वो क्या बताया मैंने पता नहीं, बट मुझे लगता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे हम विदिशा का नाम पढ़ते हैं ना, भिल्ल स्वामिनी, जो बेसनगर, विदिशा नहीं है, इसका नाम है क्या? भिल्ल स्वामिन, या भिलसा, या भिल्ल स्वामिन। अब जब इस पहले में देखोगे तो तब तो दिक्कत आएगी, बट यही विदिशा, यही वही विदिशा है, बेसनगर वाला। हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ पढ़ते हैं ना हम, जो गरुड़ ध्वज वाला, वही। विदिशा का नाम बेसनगर, इसी का नाम भिल्ल स्वामिन, इसी का नाम भिलसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ गए प्रश्न हमारे? सब तो एमपी के ही पूछे हैं इसने। चलिए आएंगे अभी। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, आगे पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रारंभ हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद कराऊंगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह तो कतई नहीं मतलब भूले होंगे आप, तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, अब बताइए आर्टिकल 74 में क्या है? फिर आर्टिकल 74 में क्या है? इसमें है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। फिर आर्टिकल 75 में उसके गठन की बात करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, और जो लोकसभा है, सॉरी मंत्रिपरिषद है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, और इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति होगी। एक अच्छा प्रश्न बताता हूं, जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद, इसकी सामूहिक जिम्मेदारी पूछे, सामूहिक उत्तरदायित्व पूछे तो लोकसभा के प्रति, लेकिन इस मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति। ये ध्यान रखना, क्योंकि अंततः मंत्री को हटाता कौन है? राष्ट्रपति ही हटाता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, लेकिन ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटाएगा, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर ही। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी सीखी हमने। अब मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रपति की के अनुच्छेद। अब ये ट्रिक मुझे मैंने नहीं बनाई थी, मुझे भी ये ट्रिक मिली थी, पकानी कोका वाली, आपने भी सुनी ही होगी मेरे ख्याल से। पकानी कोका दुयो दशम। बस मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर मैं आपको ये सब याद करा दूं, इसके सारे आर्टिकल। पकानी कोका दुयो दशम, पहली बार तो ये ट्रिक ही याद होनी चाहिए, इसे ही बोल लीजिए 10 बार। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। अब हमें राष्ट्रपति के का जो पहला आर्टिकल है कहाँ से प्रारंभ होता है? आर्टिकल 52 से प्रारंभ होता है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति प्रारंभ होता है। तो अब हम देखते हैं 52 में क्या हो गया,
पद हो गया, प से पद हो गया। का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान होता है। 52 में कहा है कि ये राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। फिर 53 में कहा गया कि ये जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राष्ट्रपति ही होगा। फिर नी से हो गया निर्वाचन, यानी 54 में क्या हो गया निर्वाचन। फिर को से हो गया कोटा, कोटा यानी रीति, किस रीति से इसका निर्वाचन होगा, यानी राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, वो है को में यानी 55 में, कोटा में, याद किया। फिर का से हो गया कार्यकाल, कार्यकाल कितना होगा 56 में। फिर 57 में हो गया दू, यानी दोबारा इसकी नियुक्ति हो सकती है, नहीं ये 57 में हो, दोबारा इसकी नियुक्ति हो सकती है, ये 57 में। यो से योग्यताएं 58 में। द से फिर दशाएं, कार्यकाल की क्या क्या दशाएं होती हैं, इसकी योग्यता हो गई 58 में, दशाएं हो गई 59 में, शपथ हो गया 60 में, और महाभियोग हो गया 61 में। अब ये थोड़ा लंबा आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर से बनेगा। एक बार फिर से आपको ब्लैंक पेज पर इसको बताता हूं। मैंने ट्रिक क्या बताई थी, प अच्छे से लिखते हैं, प का नी को का दू यो द स, पकानी कोका दुयो दसम। अब ये है 22 से 52 से लेकर आर्टिकल लिखिए इसमें, ये 52 है, ये 53 है, ये 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 तक सारे आर्टिकल हैं इसमें। याद करने क्या है 52, ये क्या हो गया फिर पद, राष्ट्रपति का पद, ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अब इसका और इसका में कंफ्यूजन मत करना, ये है कार्यकाल, और पहले तो कार्यपालिका के प्रधान की बात की जाएगी ना, तो ये का अर्थ है कार्यपालिका का प्रधान। फिर निर्वाचन, फिर किस निर्वाचन का कोटा यानी रीति, निर्वाचन की रीति क्या, को से कोटा याद करिए, कोटा से रीति, ठीक है, तो निर्वाचन की क्या रीति होगी वो। फिर का से हो गया कार्यकाल 56 में, फिर दू से दोबारा इसकी नियुक्ति होगी ये 57 में, फिर योग्यताएं 58 में, फिर दशाएं, कार्यकाल की क्या क्या दशाएं होंगी वो 59 में, स से शपथ 60 में, और महाभियोग 61 में। एक बार और रिवाइज करा रहा हूं मैं, इतनी बार करा रहा हूं तो आपको 5-10 बार अपने स्तर से भी करना चाहिए। लिखिए अच्छे से, प का नी को का दुयो दसम। 52 में पद, 53 में कार्यकाल की रीति, सॉरी कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा या रीति किस तरीके से निर्वाचन होगा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा नियुक्ति, 58 में योग्यताएं, 59 में दशाएं, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। अब तो हो ही गया होगा, ठीक है चलिए। और राष्ट्रपति से पूछता है इसलिए मैंने इस पर इतना बल दिया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर तो है आर्टिकल 72। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन मत ही करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप कितने ही करेंगे, हर किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। बस मैं बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इतना, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, बट मत करिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि हम एक हद तक ही टैकल कर सकते हैं इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद है ना, तो महाभियोग किस पर है, आर्टिकल 61 पर। क्यों, पकानी कोका दुयो द सम, म लास्ट आर्टिकल था जो 61 वाला, वो क्या था, महाभियोग था। और मैंने बताया था 72 में क्या हो गया, ये हो गया क्षमादान की शक्ति। 53 में क्या हो गया फिर देखिए, प फिर का, यानी 52 और 53। 53 में क्या कहा था मैंने, ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख की बात की गई है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 72, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से, अब ये इकोनॉमी के क्वेश्चन जैसे आते हैं ना आपको, उसी से संबंधित आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपका दिमाग एक्टिव हो सकता है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो थोड़ा करने का आपको तरीका सिखाता हूं मैं। कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी एक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, हमारा विदेश व्यापार भी बढ़ रहा है, तो हमें क्या लाभ होगा बल इसमें से। देखिए लाभ की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए ये दो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ये माल की उपलब्धता में कमी, भाई कमी होना लाभ होता है क्या, आर्थिक विकास में कमी, भाई ये खराब बात है ना, ये उच्च बेरोजगारी, ये तीनों तो खराब बातें हैं भाई, ये लाभ कैसे हो सकती हैं। लाभ तो यही होगा ना, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। नहीं समझे आप, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर निकल जाएगा। लाभ पूछ रहा है वो, तो माल की उपलब्धता में कमी ये लाभ होता नहीं है, आर्थिक विकास में कमी इसे भी हम लाभ नहीं कहते, अगर आर्थिक विकास में गति कहता तो हम शायद लाभ कह सकते थे। उच्च बेरोजगारी दर ये भी लाभ थोड़ी हुई, जब बेरोजगारी कम होगी तब हम कहेंगे ना कि ये अच्छा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। सिंपल सा केवल क्वेश्चन पढ़ना था आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए फिर। पहली बात, रिजर्व बैंक की स्थापना कब, 1 अप्रैल 1934 में। किसने, मतलब कमीशन कौन सा था, यंग हिल्टन कमीशन, हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। बट इसका रिजर्व बैंक का जो नेशनलाइजेशन था, यानी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1 जनवरी 1949 में। एक्ट तो आया था 1948 का,
आरबीआई नेशनलाइजेशन एक्ट 1948 का है, बट इसका एक्चुअल में कब लागू किया गया? ये 1 जनवरी 1949, यही डेट आपको याद रखनी है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का तात्पर्य, जब यह 1934 में स्थापित हुआ था, तब इसकी जो शेयर होल्डिंग थी, तब जो इसके मालिक थे मतलब वो प्राइवेट लोग थे, सिंपली ये याद रखिए। बट 1949 में सरकार ने क्या कर दिया, ये अब अपनी ओनरशिप में ले ली, यानी अब इसकी सरकार, अब इसकी मालिक कौन है? सरकार है। इसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, चलो कुछ बता दूं यहाँ पर भी अच्छा सा। देखिए, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। एक होता है विनिवेश, एक होता है निजीकरण। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए अंतर क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर कोई 100% कोई कंपनी सरकार के अधीन है, ये सरकार मालिक है, उसका 100% सरकार मालिक है, ठीक है, लेकिन जब वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करने लगती है, लेकिन मतलब अपने शेयर्स को बेच रही है, 50% 100% उसकी मालिकी है ना, तो इस मालिकी को वो कम करना चाहती है, यानी कुछ मालिकी किसी और को देना चाहती है। बट विनिवेश तब होगा तब तक 51%, कम से कम आधी से ज्यादा मेजोरिटी तो सरकार की ही रहेगी हमेशा, तब उस 51% आने तक वो विनिवेश कर सकती है। जब सरकार की मालिकी 51% तक बनी रहे, यानी मेजोरिटी अभी भी सरकार की ही है उसमें, तो उसे कहते हैं विनिवेश। बट प्राइवेटाइजेशन होता है जब मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर की हो जाए, यानी सरकार 49% या उससे नीचे आ जाए। अब देखिए 49 यानी 51% कोई और हो गया ना, यानी बहुमत किसका हो गया? प्राइवेट वालों का हो गया, इसलिए इसे कहते हैं निजीकरण। डिसइन्वेस्टमेंट में निजीकरण नहीं है वो, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में अभी भी मालिकी सरकार के पास ही है, क्योंकि 51% तक ही 51% सरकार अपने पास रखेगी उस दौरान। लेकिन निजीकरण में मतलब मेजोरिटी प्राइवेट की हो जाएगी, सरकार के पास कम शेयर बचेंगे, ठीक है, यानी 49 के आसपास या उससे कम निजीकरण कहलाता है। समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये भी देखते हैं, अच्छा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो इसमें तो मुझे कंफ्यूजन है भाई, मुझे इसका आंसर एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं थोड़ा सा लॉजिक अगर अप्लाई करूंगा तो आर्टिकल 270 इसको हटाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक मैंने जिला या अधीनस्थ न्यायालय पढ़े हैं, तो ये 237 तो उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं ही होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी इनमें से आप देख लीजिएगा कौन सा है कि न्यायालय में जब स्थानांतरण किया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, इसका आपको सर्च करके आंसर देखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया? इससे भी कितने दिन लगातार क्वेश्चन बनते हैं, 2 डेट हैं, एक तो कब प्रस्तुत किया गया और एक कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। क्या क्या कहा मैंने? कब प्रस्तुत किया गया और कब स्वीकार किया गया। तो प्रस्तुत तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया, ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। क्या कहा मैंने? नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, यानी हमारा उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का, उसका हमारे लक्ष्य क्या होंगे, उस हेतु नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत कब किया था? प्रस्तुत किया गया था, ये 2 डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और पास कब हुआ? ये 22 जनवरी 1947 को। याद रहेंगे ये 2 डेट, लिखिए कहीं पर भी इसे। तो सही आंसर क्या है? 13 दिसंबर 1946। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बनती है, जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो यही है हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको सारे संविधान संशोधन बताता हूँ जो जो इसमें शामिल है। भारतीय संविधान का 91 संविधान संशोधन क्या कहता है? ये भी पीवाईक्यू में हमारा दूसरा या तीसरा रिपीटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो 91वां संविधान संशोधन CAA 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया था मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित की गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो अपनी टोटल संख्या के, अपनी जो कुल संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। कहा गया था ना कि जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार 15, उसकी जो मान लिया जाए 100 सदस्य हैं उसमें, तो मंत्रिपरिषद कितनी होनी चाहिए? 15 सदस्यों की ही होगी। ये कहा गया था 91वें संविधान। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत पीसीएस में, यूपीएससी में 2022 में आया था, पीसीएस में पूछा था, उत्तराखंड के एग्जाम में भी ये पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। और ये किस संविधान से हुआ था? फिर संविधान संशोधन से कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये कहा गया था 84वां CAA 2001 से। अब यहां पर मिल रहा है ये तो लिख लीजिए। 84वां संविधान संशोधन 2001 हुआ था। वो कहता है कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं अभी जो निर्धारित हुई हैं वो 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। ये इसमें कहा गया था। SC और ST के लिए अलग आयोग कब बना? फिर ये बना था 89वां CAA 2003 से। इसके लिए 2 आयोग बना दिए गए थे, SC वाले के लिए 338 में, ST वाले के 338 क में। फिर 338 ख में क्या था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो तीनों देख लिया हमने।
91वां संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित करना, कितना 15%। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वृद्धि नहीं, ये 84वां CAA से। और SC और ST के लिए पृथक आयोग 89th CAA 2003 से। आ गया इतना, ठीक है। चलिए अब देखिए किस अधिनियम ने, अब ये भी बहुत ही आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं यहाँ पर सेंटर और स्टेट को लेकर, ठीक है, अच्छे से सुनिए। बट किस अधिनियम ने प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसकी स्थापना की? अब देखिए दो चीजें हैं, ध्यान से सुनते हैं। एक है द्वैध शासन, द्वैध शासन, एक है द्विसदनीयता। क्या कहा? एक है द्वैध शासन, एक है द्विसदनीयता। द्वैध शासन मतलब कि कुछ काम एक मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति, जो भी गवर्नर जनरल था वो करे, उस टाइम तो राष्ट्रपति था तो, और कुछ काम स्थानीय सरकार को दे दिए गए, ये द्वैध शासन होता है। और द्विसदनीयता होती है कि एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, जैसे हम आजकल लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं ना, इसे कहते हैं द्विसदनीयता। तो आपको क्या याद करना है? एक था 1999 का एक्ट, 1919 का एक्ट, और एक है 1935 का एक्ट। क्या ध्यान रखना है? 1919 के एक्ट से राज्यों में आई द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन आया, और केंद्र में आया द्विसदनीयता। क्या कहा मैंने? 1919 के एक्ट से राज्यों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीयता। बट 1935 का एक्ट में उल्टा हो गया। 1919 से केंद्र में था ना द्विसदनीयता, 1935 से राज्यों में द्विसदनीयता। यहां राज्य आ गए, राज्यों में द्विसदनीयता आ गई, और केंद्र में आ गया द्वैध शासन। ये मैंने, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये चारों चीजें मैंने आपको इस बॉक्स में बता दी है कि 1919 और 1935 का एक्ट रिवर्स कैसे। द्वैध शासन राज्यों में 1919 से, और द्विसदनीयता केंद्र में 1919 से। बट रिवर्स कर दीजिए 1935 वाले का। 1935 में द्वैध शासन केंद्र में आ गया, राज्यों में हटा दिया, और द्विसदनीयता केंद्र में हटा दी, राज्यों में आ गई। अब कोई कंफ्यूजन होगा? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लिखिए अपनी कॉपी में ऐसा ही डायग्राम बना के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, फिर क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है प्रांतों में द्वैध शासन कब आया? बल तो प्रांतों में कब आया? 1919 के एक्ट से। बट केंद्र में कब आया? केंद्र में 1935 के। केंद्र में द्विसदनीयता कब आई? 1919 के एक्ट से। राज्यों में द्विसदनीयता कब आई? 1935 के एक्ट से। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से वही कथन आ गया, ये भी मत करिए कह रहा हूं मैं, जो भी है कोई नहीं, देखना ही नहीं है हमें, ठीक है। ये फिर से एमपी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पहली बात तो क्या याद करना है इसमें से, ये चारों एमपी में है, ये याद कर लीजिए बस। आपके पर्सपेक्टिव से तो मैं यही कह रहा हूँ। भरभूत सांची तो आपको होगा, बस सोनारी और सतधारा ये भी कुछ बौद्ध स्थल थे, ये याद रखिए, और ये एमपी में है। क्या क्या? सांची, भरभूत, सोनारी और सतधारा, पहली बार तो यही याद कर लीजिए। क्या ये कहाँ है? सब एमपी में है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कह रहा है कि तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारा भरभूत में, ठीक है। बट ये करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हर इतना स्पेसिफिक हम कर नहीं सकते। आपको तो ये चारों एमपी में है, ये याद कर लेना है यहाँ पर से बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एमपी का है, हाँ ये भी इतना, ये भी स्पेसिफिक है मतलब। चलिए फिर भी इतना याद करिए कि जो कलचुरी शासक था, पहली बात कलचुरी का शासन ये याद करिए, इसका शासक था गांगेयदेव, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। इतना हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाए कि गांगेयदेव कलचुरी का शासक था, और कलचुरी शासक की जो राजधानी थी कलचुरी की, वो त्रिपुरी थी। इतना याद कर लीजिए। इसके बारे में किस अरब लेखक ने जिक्र किया था? तो अल बरूनी ने किया था, बट फिर भी कर सकते हैं तो करिए। कलचुरी शासक कहाँ? गांगेयदेव इसका शासक, और त्रिपुरी में इसकी राजधानी थी, ठीक है। और अल बरूनी ने इसका उल्लेख किया था। अब फिर से अगले प्रश्न हैं, कुछ हैं मेरे ख्याल से, अब नहीं है इसमें। दसपुर क्या? मंदसौर। चलिए ठीक है। तो आज हमने जीएस का ये पेपर तो लगा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बीपीएससी का पेपर लगाएंगे कल से, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो जरूर से इसे लाइक शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ये साथ आपके साथ आता हूँ, और अच्छी जो भी प्रैक्टिस है वो आपको कराने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य कीजिए। तो अपनी मेहनत करिए, ठीक है। आज के लिए अगली वीडियो